हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी। अभी जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स आर अप्रोचिंग। ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स जो है अभी आप लोगों के आने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ ही टाइम बचा हुआ है और अभी हम लोगों ने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, लास्ट जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो हम लोगों ने 2024 का पेपर डिस्कस किया था। आज की जो वीडियो रहने वाली है इससे हम लोग 2023 का जो बायोलॉजी का पेपर आया था उसका डिस्कशन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो, आज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग करेंगे सेक्शन ए और सेक्शन बी। ठीक है, सिमिलर तरीके से चलेंगे जिस तरीके से हम लोगों ने 2024 का पेपर डिस्कस किया था उसी तरीके से 2023 का करेंगे और बाकी के पेपर्स भी इसी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर अगर मैं सारा करवा दूंगी तो वो कई बार बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, वो मैं नहीं चाहती। ठीक है, और बहुत ज्यादा लंबी वीडियो स्टूडेंट्स भी नहीं देखना जनरली प्रेफर करते, तो ऐसे आप सेक्शन वाइज अगर करते जाएंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आता रहेगा। ऑल्दो समझ उसमें भी आएगा बट इसमें आप थोड़ा सा फोकस्ड रह के पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले अगर बात की जाए पैटर्न की तो वही पैटर्न जो 2024 के पेपर का था वही था। यहाँ पर जो है आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, यानी 16 मार्क्स का सेक्शन ए है जिसके अंदर 1 मार्क्स ईच का एक क्वेश्चन है और इसके अंदर एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे जिसमें लास्ट के 4 क्वेश्चन जो रहेंगे वो असर्शन रीजनिंग वाले रहेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। Three genes R, S, and T are located on the same chromosome. If the recombinant percentage between R and S is 20%, R and T is 35%, and S and T is 15% respectively, can you predict the correct order of these genes on the chromosomes? Yes, we can predict. Which of the following shows the correct sequence of genes on the chromosomes? अच्छा देखो, अब यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, 3 जीन्स दिए हुए हैं। ठीक है, और इनकी रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज दी हुई है। ठीक है, बिटवीन टू डिफरेंट जीन्स, यानी कि आर एस की, एस टी की और आर टी की। ठीक है, इनकी रिकॉम्बिनेंट परसेंटेजेस दी हुई है। अब आर एस की कितनी दी हुई है, 20%। एस टी की कितनी दी हुई है, 15%। और आर टी की 35%, यानी कि आर और टी की जो रिकॉम्बिनेंट परसेंटेज है वो सबसे ज्यादा है। यानी कि आर और टी जो रहे होंगे वो कहीं ना कहीं मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। ठीक है, और एस और टी की क्या है, 15%। यानी अगर आर एस टी इस तरीके से बना दे तो ये हो जाएगा, ये 20% हो गया, ये 15% हो गया और ये पूरा जो हो गया दिस इज 35%। ठीक है, इस तरीके से आप दिखा सकते हो। ठीक है, यानी जो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा इन जीन्स का वो क्या हो जाएगा, आर एस टी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा ये जो पीडीएफ रहेगा ना ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है, वहां से आप आराम से जो है इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकेंगे। ओके, चलिए। The graph plotted below is based on the data collected by biology students with respect to the level of oxygen at specific points in the river flowing outside their city. Which point in the graph indicates the entry of untreated sewage in the river? ठीक है, अब क्या दिखाया हुआ है बेसिकली, आपको यहाँ पर एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, एक ग्राफ देखने को मिल रहा है जिस ग्राफ के अंदर आपको लेवल ऑफ ऑक्सीजन बताए हुए हैं एट स्पेसिफिक पॉइंट्स। ठीक है, अब सिटी के बाहर एक रिवर है जिसके अंदर स्पेसिफिक पॉइंट्स के ऊपर लेवल ऑफ ऑक्सीजन बताया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है इस ग्राफ के अंदर कौन से पॉइंट के ऊपर आपको एंट्री ऑफ अनट्रीटेड सीवेज देखने को मिल रही है। ठीक है, अच्छा ये जो दिखाया हुआ है दिस लाइन इज फॉर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। ठीक है, और ये वाली जो लाइन है दिस इज फॉर मिनरल आयंस। ये लाइन जो है वो मिनरल आयंस को इंडिकेट कर रही है और ये क्या है, डिस्टेंस अलोंग द रिवर। ठीक है, यानी कि डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का ने कितना जो है बेसिकली यहाँ पर डिस्टेंस दिखाया हुआ है। ठीक है, और ये 4 पॉइंट्स दिखाए हुए हैं, फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट। ठीक है, यानी कि इंक्रीजिंग डिस्टेंस के ऊपर दिखाए हुए हैं। अब आपको बताना है कि कौन से पॉइंट के ऊपर जो है आपको यहाँ पर एंट्री ऑफ अनट्रीटेड सीवेज देखने को मिली है। ठीक है, तो अगर डिजोल्व्ड ऑक्सीजन का लेवल देखें वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सबसे कम, फिर धीरे 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 करके इंक्रीज हुआ, यहाँ पे मैक्सिमम गया, फिर उसके बाद में फिर से कम हो गया। ठीक है, यानी कि अगर यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट के ऊपर, फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आपको क्या देखने को मिल रहा है,
फर्स्ट पॉइंट के ऊपर आपको यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर एंट्री ऑफ अनट्रीटेड सीवेज जो है वो रिवर के अंदर हुई। ठीक है, यहाँ पर क्या हुई, बेसिकली एंट्री ऑफ अनट्रीटेड सीवेज जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिली है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, मिनरल आयंस का भी जो लेवल है वो एक बार इंक्रीज होके फिर यहाँ पर डिक्रीज हो गया। ठीक है, डिसोल्व ऑक्सीजन का लेवल बढ़ रहा है तो मिनरल आयंस का लेवल जो है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यानी कि इनका जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप देखने को मिला है। ठीक है, सो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, .1। ठीक है, अब आइडेंटिफाई द रीजन एक्स, ये रीजन आपको आइडेंटिफाई करना है। द फैक्टर वाई, ये फैक्टर वाई इसका क्या नाम है, एंड द एंजाइम जेड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। ठीक है, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया होगा। इन प्रोकैरियोट्स एज शोन इन द स्कीमेटिक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन गिवन बिलो। ठीक है, तो ये आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस के अंदर ये पर्टिकुलर रीजन्स के बारे में आपको बताने, ये कौन सा रीजन है, वाई फैक्टर कौन सा है, एंड जेड एंजाइम कौन सा इन्वॉल्व है। ठीक है, सो एक्स जो है, एक्स रीजन कौन सा रीजन होगा, इट विल बी प्रमोटर रीजन। ठीक है, एक्स क्या होगा, इट विल बी प्रमोटर रीजन। ठीक है, अब प्रमोटर किस किस के अंदर है, बी सी और डी के अंदर, यानी ए तो जो हो गया ये क्या हो गया, यहीं पे टर्मिनेट हो गया। अच्छा ओके, वाई, अब वाई यहाँ पर क्या है, ठीक है, वाई सिग्मा है। ठीक है, सिग्मा फैक्टर जो है यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सिग्मा फैक्टर किस किस के अंदर देखने को मिल रहा है, सी और डी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से बी भी एलिमिनेट हो गया। एंड जेड, अब जेड क्या है, जेड विल बी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, जेड क्या होगा, जेड विल बी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी, इट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यानी जो रीजन एक्स है इट इज द प्रमोटर रीजन, फैक्टर जो रिस्पॉन्सिबल है दैट इज सिग्मा, एंड एंजाइम जो है दैट इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ओके, आई होप आपको समझ में आया, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। ठीक है, बट अगर बात की जाए यहाँ पर 2024 के कंपैरिजन में, तो ये पेपर जो है वो थोड़ा सा उससे एक लेवल अप है। ठीक है, वहां पर बिल्कुल डायरेक्ट जो है आपको थोड़ा सा क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे, यहाँ पर थोड़ा सा उन्होंने घुमा के पूछने की कोशिश की हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सो देखो इसी से पता चलता है कि कौन से टॉपिक से कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं और कौन सा टॉपिक आपको कितना जरूरी है, ठीक है, पढ़ना। क्योंकि देखो जो चीज एक बार प्रीवियस ईयर के अंदर आई ना, वो दोबारा भी आ सकती है। ठीक है, और सीबीएसई के अंदर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, सीबीएसई क्वेश्चंस रिपीट करता है, तो इसीलिए प्रीवियस ईयर पेपर्स का प्रॉपर एनालाइजेशन और उनको सॉल्व करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, चलिए, now if we talk about question number 4, the status of human population reflected in the human age pyramid given below is, अब ये क्या है, पोस्ट रिप्रोडक्टिव, दिस इज रिप्रोडक्टिव एंड दिस इज प्री रिप्रोडक्टिव। ठीक है, सो आपको बताना है ये जो यहाँ पर ह्यूमन एज पिरामिड दिखाया हुआ है, ये क्या दिखाया हुआ है, ह्यूमन पे एज पिरामिड दिखाया हुआ है इस ह्यूमन पॉपुलेशन का। सो यहाँ पर आपको बताना है इस पॉपुलेशन का स्टेटस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, रिप्रोडक्ट प्री रिप्रोडक्टिव जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स थे, ठीक है, वो क्या थे, ठीक है, ज्यादा, फिर रिप्रोडक्टिव में कम थे, फिर इंक्रीज हुए, पोस्ट रिप्रोडक्टिव में फिर से कम हो गए। सो यहाँ पे जो पॉपुलेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इट विल बी डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। वो किस तरीके की पॉपुलेशन देखने को मिल रही है, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन यहाँ पर देखने को मिल रही है। ओके, okay, now question number 5. Which one of the following products was produced as a result of DNA manipulation in the first transgenic cow Rosie? यानी कि जो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ रोजी थी उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुए थे जब डीएनए को मैनिपुलेट किया गया था। तो क्या प्रोड्यूस हुआ था, वहां पर प्रोड्यूस हुआ था अल्फा लैक्टैल्बुमिन, वहां पर प्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, अल्फा लैक्टैल्बुमिन वहां पर प्रोड्यूस हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट
gives the correct description of the process of natural selection with respect to the length of the neck of giraffe? अब आपको जो है करेक्ट ऑप्शन बताना है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक ग्राफ दिया हुआ है, इधर नंबर ऑफ जिराफ्स रिप्रेजेंट कर रहा है एंड इधर नेक लेंथ उनके अंदर कितनी है। ठीक है, तो आपको बताना है जो प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है उसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस लेंथ ऑफ द नेक ऑफ जिराफ। ठीक है, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, ये आपको बताना है। ओके चलो, अब stabilizing selection as giraffes with longer neck lengths are selected further. No. Disruptive selection as giraffes with smaller and longer neck lengths are selected. नो, ऐसा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन भी नहीं देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो क्या बोल रहा है, ये क्या है, स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन है। क्यों? क्योंकि वहां पर लॉन्गर नेक लेंथ्स को ही सिलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। डिसरप्टिव सिलेक्शन, अब डिसरप्टिव सिलेक्शन भी नहीं है। ठीक है, और वो क्यों बोल रहे डिसरप्टिव सिलेक्शन एज स्मॉलर एंड लॉन्गर नेक लेंस आर सिलेक्टेड, तो ये डिसरप्टिव सिलेक्शन नहीं आप बोलेंगे। डायरेक्शनल सिलेक्शन एज जिराफ्स विद लॉन्गर नेक लेंस आर सिलेक्टेड, यस, ये डायरेक्शनल सिलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइप की जो है बेसिकली नेक लेंथ वाले जिराफ्स को सिलेक्ट किया जा रहा है। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन एज जिराफ्स विद मीडियम नेक लेंथ आर सिलेक्टेड, अब ये ऑप्शन भी इसका ठीक हो सकता है, क्योंकि स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इसको कब बोल सकते हैं, क्यों क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि जो मीडियम नेक लेंथ के जिराफ है उनको भी बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर सिलेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, सो इसका जो ऑप्शन है वो या तो सी हो सकता है या डी हो सकता है। ठीक है, तो आप इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन मार्क करके आएंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलते। ठीक है, करके आते तो। ठीक है, जो भी करके आए होंगे सी या डी में से उनको जो है फुल मार्क्स मिले होंगे। ओके, now question number 7, study the DNA profiles obtained as a result of DNA fingerprinting of a child X and three individuals 1 2 and 3। ठीक है, अब क्या दिखाया हुआ है, बेसिकली डीएनए प्रोफाइल्स दिखाई हुई है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जब हुई एक चाइल्ड एक्स की और तीन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल 1, इंडिविजुअल 2 एंड इंडिविजुअल 3। अब आपको बताना है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन शोज द पॉसिबल पेरेंट्स ऑफ चाइल्ड एक्स। अब इस चाइल्ड एक्स के पॉसिबल पेरेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, इस चाइल्ड के बेसिकली जो एक्स है उसके जो है वो पेरेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, सो अगर आप इसको यहाँ पर ध्यान से देखो, ठीक है, इसको अगर आप यहाँ पर जो है ध्यान से देखो तो ये क्या है, चाइल्ड एक्स। ठीक है, इसकी डीएनए प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई गई है। ये क्या है, इंडिविजुअल 1। ठीक है, इनकी प्रोफाइल यहाँ पर दिखाई हुई है। दिस इज इंडिविजुअल 2 एंड दिस इज इंडिविजुअल 3। ठीक है, अब अगर इसको ध्यान से देखा जाए, अगर इसको यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो इसको हम किस तरीके से थोड़ा सा नोटिस कर सकते हैं। यहाँ पर आप थोड़ा सिमिलैरिटीज देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जहां पर मैच ज्यादा होगा इनकी प्रोफाइल्स के अंदर, उनको आप क्या मानेंगे कि वो उसके पॉसिबल पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, सो अब यहाँ पर अगर थोड़ा देखा जाए, ठीक है, तो यहाँ पर 1 से थोड़ा रिजेम्बल कर रहा है, 2 से रिजेम्बलेंस उतनी नहीं देखने को मिल रही है, थर्ड से भी रिजेम्बलेंस, यस, थर्ड से भी जो है वो रिजेम्बलेंस देखने को मिल रही है। ठीक है, सो इसके जो पॉसिबल पेरेंट्स हो सकते हैं, अब ऑब्वियसली रिजेम्बलेंस देखने को मिल रही है, वो कंप्लीटली सेम नहीं हो सकता। ठीक है, सो यहाँ पर फर्स्ट और थर्ड जो है वो हो सकता है उसके पॉसिबल पेरेंट्स। ठीक है, सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो अब देख रहे हो थोड़े से एनालिटिकल क्वेश्चंस पूछे हुए हैं आपसे। ठीक है, सो अगर देखा जाए 2024 के पेपर को और 2023 के पेपर को, तो 2023 का जो सेक्शन ए था मैं उसको बोलूंगी कि ये थोड़ा ज्यादा टफ था, क्योंकि अभी हम लोग सेक्शन ए के ऊपर चल रहे हैं। हो सकता है बाकी सेक्शंस जो वो 2024 के पेपर की मुश्किल हो, वी नेवर नो, बट जैसे जैसे हम लोग डिस्कस करते चले जाएंगे आपको पता लगता रहेगा। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ choose the option that gives the correct number of pollen grains that will be formed after 325 microspore mother cells undergo after 325 microspore mother cells undergo microsporogenesis। ओके, ठीक है, तो होता क्या है बेसिकली,
एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो 4 पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। सो 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कितने पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस करेंगे, मल्टीप्लाई कर दे बाय 4 से, तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस विल बी 1300। ठीक है, तो 1300 पॉलन ग्रेन्स जो है वो प्रोड्यूस होंगे इफ 325 माइक्रोस्पोर मदर सेल्स अंडरगो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, आपको पता हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना होता हो तो आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9, which one of the following steps are carried out to construct a recombinant DNA? which one of the following gives the correct sequence? अब देखो ये ना आपको स्टेप्स दिखाए हुए हैं, जो स्टेप्स बेसिकली फॉलो होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए को कंस्ट्रक्ट करने के अंदर। ठीक है, सो आपको बताना है इनमें से करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी। ठीक है, आपको क्या बताना है, आपको बताना है इनमें से जो करेक्ट सीक्वेंस होगी वो क्या होगी। ठीक है, चलो। Isolation of genetic material. Okay. Insertion of recombinant DNA in the host cell or organism. Obtaining the foreign gene product. Amplification of gene of interest and downstream processing. अच्छा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल करेंगे। ठीक है, जब आपके पास में जेनेटिक मटेरियल होगा तभी तो आप रिकॉम्बिनेंट डीएनए कंस्ट्रक्ट कर पाओगे ना। तो सबसे पहले होगा स्टेप नंबर 1, तो यहाँ से ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गए। उसके बाद में इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल ऑब्टेनिंग द, नो, उसके बाद में आप एम्प्लीफिकेशन करेंगे उस जीन ऑफ इंटरेस्ट की। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल आपने ले लिया, आप जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप एम्प्लीफाई करेंगे, यानी उसके बाद में क्या होगा, स्टेप नंबर 4। तो यानी फर्स्ट फोर्थ यही वाला ठीक होगा। उसके बाद में फिर क्या होगा, इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन द होस्ट सेल और ऑर्गेनिज्म। उसके बाद में आप क्या करेंगे, बेसिकली फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन करेंगे एंड उसके बाद में डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग या प्योरिफिकेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी इजी था। ओके, नाउ after the completion of biosynthetic stage in the bioreactor, the product undergoes a series of processes before it is ready for marketing. Okay, list of processes is given below. अब यहाँ पर भी आपको क्या बतानी है, सीक्वेंस बतानी है। देखो, जब बायोरिएक्टर के अंदर बायोसिंथेटिक फेज कंप्लीट हो जाता है ना, तो प्रोडक्ट के अंदर मार्केटिंग से पहले कुछ पर्टिकुलर प्रोसेसेस होती हैं। ठीक है, वो जो प्रोडक्ट होता है इट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ स्टेप्स। ठीक है, तो आपको बेसिकली उसी का करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पर बताना है, उसी का करेक्ट सीक्वेंस आपको यहाँ पर बताना है। सबसे पहले क्या है, प्योरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट, फॉर्मुलेशन विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड क्लिनिकल ट्रायल ऑफ प्रोडक्ट। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जब आप सेपरेशन ऑफ प्रोडक्ट कर लोगे, ठीक है, उसके बाद में आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट का प्योरिफिकेशन करोगे। सेपरेशन हुआ फिर प्योरिफिकेशन हुआ। अच्छा, यहाँ से देखो पहले ही ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए थे, अब इन दोनों में से सिलेक्ट करना था। सेपरेशन के बाद में क्या होगा, प्योरिफिकेशन, यानी सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, फॉर्मुलेशन विद सुटेबल प्रिजर्वेटिव। ठीक है, सबसे पहले ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ एंड उसके बाद में उसका क्लिनिकल ट्रायल के लिए उसको भेजा जाएगा। ओके, सो ये हो गई बात यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन्स इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा, यानी कि कौन सा हार्मोन है जो ह्यूमन प्लेसेंटा सिक्रीट नहीं करती है। ठीक है, ऑप्शन क्या क्या है, प्रोजेस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन यानी एचसीजी एंड रिलैक्सिन। तो रिलैक्सिन जो है इट इज नॉट सिक्रीटेड बाय ह्यूमन प्लेसेंटा। Which of the following sexually transmitted disease is not caused by a virus, यानी कि आपको यहाँ पर 4 डिजीज दिए हुए हैं, आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है वो वायरस की वजह से कॉज नहीं होता। जेनिटल हर्पिस, जेनाइटल वॉर्ट्स, गोनोरिया एंड हेपेटाइटिस बी। सो जो गोनोरिया होता है इट इज नॉट कॉज ड्यू टू वायरस, गोनोरिया जो है वो वायरसेस की वजह से नहीं होता। ओके, अब ये आई बात असर्शन रीजंस की। ठीक है, 13 to 16 के अंदर आपको असर्शन रीजन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए आप कब मार्क करेंगे, जब असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है और असर्शन इज द करेक्ट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। अगर असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है बट रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की, तो आप ऑप्शन बी मार्क करेंगे। इफ असर्शन इज ट्रू रीजन इज फॉल्स तो आप सी मार्क करेंगे। इफ असर्शन इज फॉल्स बट आर इज ट्रू तो आप डी मार्क करेंगे। ठीक है, चलो अब एक एक करके इनको भी आराम से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 13 की, क्रिस्टल प्रोटीन बीटी टॉक्सिन डज नॉट किल द बैसिलस बट किल द इंसेक्ट्स, यानी कि जो क्रिस्टल प्रोटीन बीटी टॉक्सिन होता है वो बैसिलस को किल नहीं करता, इंसेक्ट्स को किल करता है। ओके, ये तो ठीक है। बीटी टॉक्सिन exists in inactive form in bacillus, but when ingested by the insect,
The acidic pH of its gut changes it into active form. No, this is wrong. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि assertion is true but reason is false. Okay. नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 की अगर बात की जाए, एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन एक्स एल्बुमिनस सीड, करेक्ट. Castor, pea and bean are example, all example of X albuminous seeds? No. So इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, assertion is correct and reason is false. ठीक है, ये बेसिकली आपका जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है थोड़ा सा. ठीक है. नाउ in an operon, the regulator and operator genes are not associated with the constitutive genes. Okay, ये तो ठीक है. Constitutive genes need not to be repressed. Yes, this is also correct. तो इसका correct answer हो जाएगा option number A. Assertion and reason both are true, and reason is the correct explanation for assertion. Now, question number 16 and the last question of section number A. Cattle and goats are never seen browsing on calotropis growing in abundant field. This is correct. Cattle and goats avoid grazing on calotropis because of the offensive smell of its flower. Okay, no, this is wrong. So इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि assertion is correct and reason is false. Okay. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया. इसी के साथ में हम लोगों ने जो सेक्शन नंबर ए है उसको कंप्लीट कर लिया. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड सेक्शन नंबर बी, जिसके अंदर आपको जो है, ठीक है, जिसके अंदर आपको जस्ट अ मिनट 5 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे फॉर 2 मार्क्स ईच. ठीक है, और आपको जो है उनके आंसर्स करने हैं. ठीक है, आपको पार्ट में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है या पूरा क्वेश्चन ही देखने को मिल सकता है. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 1 फॉर सेक्शन बी. From which end of the ovule and how does the pollen tube gain its entry into the embryo sac of hibiscus flower? State the fatal of male nuclei present in the pollen tube. ठीक है, तो ये आपको बताने हैं. दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स एंड दिस इज ऑल्सो फॉर 1 मार्क्स. अब क्या होता है, कौन से एंड से या किस तरीके से पोलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक के अंदर हिबिस्कस फ्लावर की एंटर करती है, ये आपको बताना है. कौन से एंड से करती है? इट एंटर्स फ्रॉम माइक्रोपाइलर एंड. ठीक है, थ्रू द सिनर्जिड्स. ओके, थ्रू द सिनर्जिड्स और फिलीफॉर्म एपरेटस विद इन सिनर्जिड्स. ठीक है, apparatus guides the entry of pollen tube. ठीक है, तो यानी कि जो सिनर्जिड्स होते हैं बेसिकली इनका काम क्या होता है, या जो फिलीफॉर्म होता है, फिलीफॉर्म apparatus जो होता है, इसका भी काम क्या होता है? इट गाइड्स द एंट्री ऑफ pollen tube. ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से, यानी कि सबसे पहले तो क्या होगा, पोलन ट्यूब एंटर करेगी, और जो फिलीफॉर्म apparatus होती है, ठीक है, जो फिलीफॉर्म apparatus होते हैं सिनर्जिड्स के अंदर, दे गाइड्स द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब. ओके. Now, state the fate of male nuclei present in the pollen tube. One male nuclei fuses with the two polar nuclei to form primary endosperm nucleus or pen. और इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन. देखो क्या होता है बेसिकली, ध्यान से समझो. जो मेल न्यूक्लियाई होता है पोलन ट्यूब के अंदर, उनमें से एक मेल न्यूक्लियाई क्या करता है, दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ में फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है, जिसको ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? ट्रिपल फ्यूजन बोला जाता है. ठीक है, अब जो दूसरा मेल न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, एग सेल के साथ में, यानी कि फीमेल गैमेट के साथ में क्या करता है, फ्यूज करता है, और वहां पर क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है. और इसी को बोलते हैं सिनगैमी. इसी को क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं. ठीक है, सो यही होती है फेट ऑफ मेल न्यूक्लियर प्रेजेंट इन द पोलन ट्यूब. अब ये क्या पूछो, ये आपसे थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से इजी क्वेश्चन था, आप बहुत आराम से आंसर कर सकते थे. ठीक है. Question number 18. India is the seventh largest country in the world in terms of total land population, including land and water. Write the value of land area of our country in terms of percentage. ये आपको बताना है. Mention then what makes India one of the 12 mega diversity countries of the world. अच्छा, ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा आप देखो 2024 के पेपर में, ये पूरा एक पैराग्राफ टाइप का दिया हुआ था कि इंडिया जो है वो सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री है टोटल लैंड एरिया में, और बताया हुआ था कि 2.4% लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड जो है वो इंडिया के पास है, बट फिर भी 8.1% शेयर जो है वो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी में इंडिया का है.
ठीक है। सो यही आपको बताना है, अगर परसेंटेज की बात करी जाए लैंड एरिया में तो वो कितनी हो जाएगी, 2.4%। एंड क्योंकि इंडिया क्या करता है, 8.1% शेयर होल्ड करता है इन द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी, इसी वजह से इट मेक्स इंडिया वन ऑफ द 12 मेगा डाइवर्सिटी कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही इजी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 19। Vectors are DNA molecules that carry a foreign DNA segment into the host cell. Okay. हमको पता है वेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर डीएनए मॉलिक्यूल्स जो क्या करते हैं, फॉरेन डीएनए सेगमेंट को होस्ट सेल के अंदर कैरी करते हैं। अब आपको ओरी का सिग्निफिकेंस बताना है। ओरी क्या होता है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इस वेक्टर के अंदर ओरी का क्या सिग्निफिकेंस होता है वो आपको बताना है। एंड यू हैव टू गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ वेक्टर विच आर यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, यानी प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर कौन से वेक्टर को जीन क्लोनिंग के लिए यूज किया जाता है, उनका एक एक एग्जांपल आपको देना है। अब यहाँ पर ये भी 1 मार्क्स का है और ये भी 1 मार्क्स का है। सबसे पहले इसी का आंसर देखते हैं। ओरी क्या होता है, इट इज अ सीक्वेंस फ्रॉम वेयर रेप्लिकेशन स्टार्ट। ठीक है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होगी। ठीक है, एंड एनी पीस ऑफ डीएनए व्हेन लिंक्ड टू दिस सीक्वेंस कैन बी मेड टू रेप्लिकेट विद इन द होस्ट सेल। ठीक है, देखो कोई भी पीस ऑफ डीएनए जब ओरी के साथ में कनेक्ट हो जाता है, ठीक है, लिंक हो जाता है, सो वो क्या कर पाता है, होस्ट सेल के अंदर खुद को रेप्लिकेट कर पाता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द कॉपी नंबर ऑफ लिंक डीएनए, यानी कि जो लिंक डीएनए उसका कॉपी नंबर को कंट्रोल करने के लिए भी ओराई जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इनमें से आप एक रीजन लिख के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, दोनों लिख के आओगे तो भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी फुल मार्क्स मतलब 1 मार्क्स मिलेंगे इस पार्ट के जो है। ठीक है, अब प्लांट्स के अंदर कौन सा वेक्टर यूज किया जाता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस, वेरी इंपॉर्टेंट। और एनिमल्स के अंदर रेट्रोवायरस। ठीक है, अब अगर आपको कोई और एग्जांपल पता है तो आप वो भी यहाँ पर मेंशन कर सकते हो। ओके, नाउ राइट हाउ एन एलियन डीएनए कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू एन एनिमल सेल और प्लांट सेल। ठीक है, अब ये तो उससे भी इजी हो गया। ठीक है, उसमें आपको फिर भी थोड़ा सा लिखना था। इसके अंदर आपको जो है वो 1 वर्ड आंसर आप दे सकते हो यहाँ पर। ठीक है, अब एनिमल सेल के अंदर एलियन डीएनए किस तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और प्लांट सेल के अंदर किस तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, एनिमल सेल के अंदर किस तरीके से आप इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, थ्रू माइक्रो इंजेक्शन। कैसे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को क्या किया जाता है, इट इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एनिमल सेल। एनिमल सेल के न्यूक्लियस के अंदर उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। अगर प्लांट सेल की बात की जाए, अच्छा चलो, और किसकी तरीके से हो सकता है ना। ठीक है, और किस तरीके से हो सकता है, रेट्रोवायरस। ठीक है, रेट्रोवायरस यानी कि एनिमल सेल्स आर इन्फेक्टेड विद डिसआर्म्ड रेट्रोवायरसेस। ठीक है, अब अगर प्लांट्स की बात की जाए, प्लांट्स के अंदर आप किस तरीके से कर सकते हो, या तो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबिफेशियंस के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, कैसे, बाय डिलीवरिंग द जीन बाय डिसआर्म्ड पैथोजन। अदरवाइज बायोलिस्टिक्स और जीन गन की हेल्प से भी आप कर सकते हो। अब बायोलिस्टिक्स और जीन गन के अंदर क्या होता है, प्लांट सेल आर बॉम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए। डीएनए कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो है इट इज इट इज बेसिकली कोटेड ऑन द गोल्ड और टंगस्टन। ठीक है, और इन्हीं के हाई वेलोसिटी पार्टिकल्स जो है वो प्लांट सेल के अंदर बॉम्बार्ड किए जाते हैं, जिसकी हेल्प से यहाँ पर क्या हो जाता है, एलियन डीएनए इंट्रोड्यूस हो जाता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, कितने क्वेश्चंस हो गए, फर्स्ट, सेकेंड, and this is third. Now this is the fourth question of this section. Plants capture only 2 to 10% of the photosynthetically active radiations, जिनको पार भी बोला जाता है। ठीक है, and this amount of energy is able to sustain the entire living world. During this process, ecosystems are in consonance with two laws of thermodynamics. You have to explain them. यानी जो प्लांट्स हैं वो सिर्फ 2 से 10% ऑफ द फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को कैप्चर करते हैं। ठीक है, और इसी एनर्जी के थ्रू वो पूरे लिविंग वर्ल्ड को सस्टेन करने की कैपेसिटी रखते हैं, कैपेबिलिटी रखते हैं। अब इस प्रोसेस के दौरान क्या हो रहा होता है, इकोसिस्टम जो है वो 2 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो कर रहा होता है या उनके अंडर काम कर रहा होता है। आपको उन्हीं को एक्सप्लेन करना है। सो द फर्स्ट लॉ इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो क्या बोलता है, ऑल ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट, किस किस तरीके से वो इस चीज का बेसिस बनाता है,
All organisms are dependent on their food for producers who capture power either directly or indirectly. Unidirectional flow of energy from sun to the producer and then to the consumer. यानी कि क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने फूड के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं, प्रोड्यूसर्स के ऊपर। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस को कैप्चर करते हैं। अब चाहे आप डायरेक्टली डिपेंडेंट हो या इनडायरेक्टली, बट डिपेंडेंट आप प्रोड्यूसर्स के ऊपर ही हो, ठीक है। और क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है, सन से प्रोड्यूसर्स पे, प्रोड्यूसर्स के पास से कंज्यूमर्स पे। ऐसा नहीं होगा कि कंज्यूमर से प्रोड्यूसर के पास में भी एनर्जी आ रही है, नो, द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनिडायरेक्शनल। ओके, अब सेकेंड लॉ, organisms need a constant supply of energy to synthesize the molecule they require to counteract the universal tendency towards decreasing disorderliness। यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए, क्यों, ताकि वो उन मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज कर सके जो उनको रिक्वायर्ड है, ताकि जो यूनिवर्सल टेंडेंसी होती है डिसऑर्डरलीनेस की तरफ इंक्रीज होने की, उसको वो क्या कर सके, बेसिकली काउंटर एक्ट कर सके, या उसको बोला जाए उसको थोड़ा सा फेस कर सके वहां पर, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 20। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। नाउ question number 21 and the last question of this section. The diagram given below shows a developmental stage of human embryo। ठीक है, ये आपको क्या दिखा रहा है, डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। आपको कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। अब ये आपको एक्स और वाई दिखाए हुए हैं, यानी कि एक तो आपको इनके फंक्शंस बताने हैं, ठीक है, ये कौन कौन से पार्ट है इनके, क्या क्या फंक्शन है, एंड आपको क्या करना है। ओके, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बताना है ये कौन सा ह्यूमन एम्ब्रियोनिक स्टेज दिखाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में उसका एग्जैक्ट लोकेशन बताना है इन द नॉर्मल प्रेगनेंसी ऑफ द वुमन, और आपको एक्स और वाई पार्ट्स जो है जो लेबल किए हुए हैं उनके फंक्शन बताने हैं, एक एक फंक्शन बताना है। ओके, नाउ दिस इज विच एम्ब्रियोनिक स्टेज, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज, ठीक है। ये कौन सा ये कौन सा स्टेज दिखाया हुआ ह्यूमन एम्ब्रियो का, दिस इज द ब्लास्टोसिस्ट स्टेज ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, इट इज लोकेटेड इन द यूट्राइन वॉल और द एंडोमेट्रियम और इन टुवर्ड्स द इनर मोस्ट लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल, ठीक है। अब इन तीनों में से आप कुछ भी मेंशन कर देंगे तो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स। ओके, एंड सी पार्ट की अगर बात की जाए एक्स और वाई की, ठीक है, तो अब एक्स क्या है, एक्स इज द आउटर मोस्ट लेयर और द ट्रोफोब्लास्ट जिसको बोलते हैं। ये किस में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द इम्प्लांटेशन इन द यूट्रस और इन द अटैचमेंट टू एंडोमेट्रियम, ठीक है। वाई क्या होता है, वाई इज द इनर सेल मास, ठीक है। अब ये जो इनर सेल मास होता है इट ओनली गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, जो इनर सेल मास होता है इट गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो। अब ये भी जो है ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है, बट आई वुड से कि दिस इज ऑल्सो एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। सो इसी के साथ में हम लोगों ने क्या किया, अभी 16 + 10 अगेन 26 मार्क्स का पेपर अभी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया आउट ऑफ 70 मार्क्स, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अगर आपको कोई भी डाउट हो देन प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी आंसरिंग ऑल योर डाउट्स, ठीक है। जब ये 2023 का पूरा पेपर डिस्कस हो जाएगा तो उसके बाद में मैं ये पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से है वहां पर अपलोड करूंगी। आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो और इसको जितनी बार चाहो उतनी बार आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है देन प्लीज डू सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जिसके अंदर हम लोग नेक्स्ट सेक्शन को डिस्कस करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग।